नमस्कार। वीकेंड में हम कर चुके हैं प्रवेश। आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो अच्छी शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें, 24-25 अंकों की स्ट्रेंथ है, 18,200 के पार है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव अब हरे निशान में आ गया है। नास्डैक फ्यूचर्स 33 अंक मजबूत है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो निक्केई जापानीज मार्केट इस हफ्ते लगातार स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार। 221 अंकों की मजबूती अभी दिख रही है और बाकी जितने भी एशियन मार्केट्स यहां पर अब तक खुले हैं उनमें हम ऑलमोस्ट 1/4 से 1/3% की स्ट्रेंथ बनते देख रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ जहां नहीं है वो है कमोडिटी बाजार। कच्चे तेल की तेजी पर ब्रेक लगा है। सोने चांदी की आप बात करें, ऑलमोस्ट 2-2 महीने के लोस पर ट्रेड कर रही हैं और डॉलर इंडेक्स हो गया है मजबूत। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से डेटा पॉइंट्स रहे हैं महत्वपूर्ण, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग। इक्विटी मार्केट्स के लिए तो अच्छी खबर है, हरियाली दिखाई दे रही है। क्या हुआ है एग्जैक्टली और अब क्या एक्सपेक्ट करना है? बिल्कुल, लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि एक अच्छी बढ़त के साथ यूएस बाजार बंद हुए। जो डेट सीलिंग की बातचीत है वो आगे बढ़ रही है और एक डील सामने आने के लिए तैयार है। काफ़ी पॉजिटिव बाजार इसको लेके चल रहा है, ऑप्टिमिज्म बना हुआ है डेट सीलिंग की बातों को लेकर। और अगर आप रिकैप करें बाजार का तो कल डाउ करीबन 115 पॉइंट ऊपर था। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे 40 पॉइंट की बढ़त कल के दिन नजर आई और नैस्डैक भी करीबन 200 पॉइंट के बड़े उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखा था। इस हफ्ते इनफैक्ट नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो 3 से 3.25% का उछाल देखा गया है अब तक। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, अमेरिका की जो कर्ज सीमा पर जो डील है वो होने की बड़ी उम्मीद अब यहाँ से उभर कर आ रही है। उससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं उस पर बाजार की नज़र रहने वाली। जिस हिसाब से बाइडेन साहब ने अपना एशिया का ट्रिप कैंसिल किया बचा हुआ G7 को छोड़ के, उसके बाद एक पॉजिटिविटी सामने आई है, ऑप्टिमिज्म बन चुका है कि यहाँ पे एक डील सामने आ जाएगी ये वीकेंड तक, जिसके चलते लगातार दूसरे दिन हमने बढ़त देखी अमेरिकी बाजार में। साथ ही साथ अमेरिका में वीकली जॉबलेस क्लेम जो डेटा आया वो उम्मीद से कम आते दिखाता। तो अभी भी जो जॉब मार्केट है वो थोड़ा टाइट नज़र आ रहा है। जो ट्रेडर्स है, लगभग 2/3 ट्रेडर्स ये मान के चल रहे कि जो जून में जो पॉलिसी आएगी वहाँ पे जो फेड है वो एक पोज लेकर आ सकते हैं। ट्रेडर्स का मानना है, अभी फिलहाल 2/3 ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं। बाजार में ये भी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि यूएस में जो फेड चेयरमैन है पॉवेल साहब, वो एक पब्लिक इवेंट में बातचीत करने वाले हो। काफ़ी सारे फेड के जो स्पोक्स पर्सन है वो आज बातचीत करेंगे। तो यहाँ से जो डेटा सामने आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। एक दिशा यहाँ से मिलेगी जो जून की पॉलिसी आएगी उससे जुड़ी हुई। साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन भी कल काफ़ी पॉजिटिव दिखे थे क्योंकि जो रिटेलर्स के नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। टारगेट के नंबर देखे थे वो उम्मीद से बेटर थे, वहाँ पर एक जंप दिखा स्टॉक में। कल वॉलमार्ट के नंबर आए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इनफैक्ट उन्होंने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया है। करीबन 1 से 1.5% की तेजी कल स्टॉक में नजर आई थी। सिस्को के नंबर्स भी उम्मीद से बेटर आते दिखे थे, यहाँ भी एक बढ़त के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। यहाँ पर भी जो उन्होंने गाइडेंस दी वो पॉजिटिव दी थी, तो दोनों ही स्टॉक में बढ़िया तेजी कल बनी हुई थी। इनफैक्ट एशिया मार्केट में देखें तो निकाय आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जापान का जो CPI डेटा आया है वो 3.4% के आसपास आया अप्रैल के महीने का, जो पिछले महीने 3.1% था। तो यहाँ पर भी अब जो बैंक ऑफ जापान है वहाँ पे एक प्रेशर आते दिखता है, उनको भी अपनी पॉलिसीज़ पे रीवर्क करने की करना पड़ सकता है। जापान की इन्फ्लेशन की बात करें तो 40 साल के ऊंचाई पे फिलहाल दिख रहा है। लेकिन इन सबसे इंटरेस्टिंग है G7 की समिट जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। 19 तारीख से 21 मई तक ये है, जहाँ पे बड़े लीडर्स सामने आएंगे, चर्चा करेंगे काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स पर। डेट सीलिंग की भी चर्चा यहाँ पे होने वाली है, बाइडेन साहब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट ये है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103 के पार अब ये जा चुका है, काफ़ी मजबूती यहाँ पे सामने आ रही है। 2 साल की जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो भी 4 के ऊपर है, 4.25 के आसपास नजर आएगी। 10 साल की यील्ड में भी कल उछाल दिखा था, 3.65% के पास ये जा चुकी है। कच्चे तेल में जैसे कि आप बता रही थी, हमने देखी कि गिरावट दर्ज हुई है। पिछले सत्र में करीबन 76 के नीचे जा चुका है। 1.3% की कमजोरी यहाँ पे लेके चल रहे हैं। सोने की कीमतों में भारी गिरावट कल के दिन नजर आई, $25 लुढ़क कर बंद हुआ था। चांदी की कीमतें भी देखें तो यहाँ पर भी निचले स्तर पे आपको दिख रहे हैं। और बेस मेटल की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में जो हमने मजबूती देखी है जिसका असर यहाँ पे सीधा नजर आता है, यहाँ पर भी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कॉपर 6 महीने, जिंक 31 महीने और निकेल की भी बात करें तो 8 महीने के निचले स्तर पे आपको फिलहाल दिखेगा। एग्री कमोडिटीज में भी भारी गिरावट लगातार बनी हुई है। तो
इक्विटीज में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए, कमोडिटी में कमजोरी बनी हुई है। Which in fact is a good thing ना, इन्फ्लेशन कूल ऑफ यहाँ पर हो रहा है, तो देखा जाए मार्केट्स के लिहाज से तो अच्छी ही बात है। और यहाँ पर सस्ते होंगे कच्चा माल और रॉ मटेरियल्स। थैंक यू सो मच नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो अच्छी खरीदारी हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश और एफएनओ स्पेस दोनों में देखी है। हाँ, बिकवाली घरेलू संस्थागत निवेशकों की जारी 850 करोड़ की बिकवाली वहां पर दर्ज हुई है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे, जो कि लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों से अच्छे हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। दमदार प्रदर्शन अमेरिकी बाजारों ने लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन दिखाया है। एशियन मार्केट्स अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमारे लिए आज कोई होप बन रही है शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, होप एक कि कल वीकली एक्सपायरी खत्म हुई तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े से जो ओवरबोर्ड थे और अपनी पोजीशन हल्की करना चाहते थे, वो पोजीशन थोड़ी सी हल्की हुई। तो आज मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते की शुरुआत हो रही है, हल्के नोट पर थोड़ी सी होती हुई दिख रही है। तो बस एक वही है कि थोड़ा सा तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम है। जहां तक बड़े इन्वेस्टर्स का सवाल है, एफआईआई की तरफ से अब भी धीमे खरीदारी के आंकड़े ही आते हुए दिख रहे हैं। लोकल फंड हल्की फुल्की बिकवाली कर रहे हैं, तो उस लिहाज से सब ठीक है। नतीजों के लिए आज से कोई ऐसा बड़ा रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद ऐसा नहीं आया जिससे कि बड़ा असर स्टॉक पर पड़े या फिर मार्केट पर पड़े। तो इन सबको देखते हुए ग्लोबल मार्केट जो लगातार दूसरे दिन बेहतर होते हुए दिखे, तो थोड़ी मजबूत शुरुआत तो देंगे, लेकिन पिछले 3 दिन से जो झटके लगे स्पेशली निफ्टी पर, वो ऊपर के लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाएंगे। ऐसे में दोनों तरफ का ट्रेड होने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछले 2-3 सेशन से थोड़ा बेहतर ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि आज बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम रह सकता है। 18,000-18,050 ये आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,215, 18,285 ये वो रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर है, मजबूत है। अभी तक भी अपने स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ है, जबकि निफ्टी पिछले 2 दिनों से 18,250 के नीचे बंद हो रहा है, तो वहां पर दबाव साफ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 43,300, 43,475 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। इस रेंज को आप सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 44,000, 44,150 पिछले 3 दिनों से लगातार हम उस रेंज में पहुंच रहे हैं, लेकिन पार करने में मुश्किल हो रही है। तो जब तक 44,200 पार नहीं होगा, तब तक बड़ी और नई तेजी नहीं बनेगी, तो वहां पर आपको थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिखेगी। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखा जाए। मजबूत शुरुआत के बाद अगर थोड़े से और बढ़ जाए, तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार फिर से इंतजार करें नीचे के लेवल का। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले में निफ्टी में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद आज आप कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। और इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि अगर आपको थोड़ा भी बेहतर दिन यहाँ पर देखने को मिले, मजबूती का खरीद का मौका मिले, सो नथिंग लाइक इट। तो निफ्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद 18,000, 18,050 या सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड जो कि प्रॉफिट बुकिंग की भी रेंज होगी 18,215 से 285, यहाँ पर मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा और दोनों तरफ के ट्रेड इस बैंड के दायरे में दिखेंगे। बैंक निफ्टी सर ने जैसे बताया उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन रहेगा, 43,300 से 475 ये सहारा देने वाली बैंड होगी, और ऊपर रुकावट 44,000, 44,150 के पास बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। मार्च तिमाही के अब तक के नंबर्स कैसे रहे हैं और कौन से नंबर्स आने हैं जिस पर नजर रखनी है, पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, वीकेंड इज हियर फाइनली। तो जरा पहले तो ये बता दीजिए कि कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, क्या रिएक्शन रहा, कैसे रहे? तो देखिए, वीक डे पे तो हमने काम किया, वीकेंड पे भी काम ही करना है, क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे आने भी वाले हैं। लेकिन जो आ चुके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाटा इंडिया, अनुमान से स्लाइटली बेटर नंबर्स नज़र आ रहे हैं। आय में 17% के आसपास की बढ़ोतरी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 11% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 23.3% पे आए हैं, 24.5% से गिर के, लेकिन 23% का अनुमान था, तो वहाँ हल्का आउट परफॉर्मेंस है। और आय जो है 66 करोड़ पे आई है। कॉनकॉर अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं। आय 6% बढ़ी है, मार्जिन में गिरावट है, बढ़त है 20.28 से बढ़ के 20.53, लेकिन 22.6 का अनुमान था, तो उस लिहाज से कमज़ोर है। और मुनाफा जो है 8.5% बढ़ा है, 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स कमज़ोर नंबर्स हैं, लेकिन अनुमान से अच्छे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो फ्लैट है, मार्जिन 17.14% से गिर के 13.55%, हालांकि स्ट्रीट ऑलरेडी एस्टिमेट लगा रहा था कि 12.9% के आसपास आएगा। मुनाफा जो है करीब 7.25% बढ़ के आया है।
204 करोड़ पे आया है, 140 करोड़ का अनुमान था। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर्स भले आपको कमजोर लग रहे हैं लेकिन अनुमान से बेहतर है। दूसरा इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे अनुमान से बेहतर नंबर्स है। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 5.5% गिरे हैं। मार्जिन जो है 20.9% पे आए हैं, 19.3% का अनुमान था। मुनाफा जो है 35% के आसपास की गिरावट है, 919 करोड़ लेकिन 873 करोड़ का अनुमान था। पीआई इंडस्ट्रीज अनुमान से कमजोर नतीजे हैं, आय 12% बढ़ी है, मार्जिन 21.9%, 24.7% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 281 करोड़ पे आया है, हालांकि 330 करोड़ का अनुमान था लेकिन इसके बावजूद 38% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 5.50 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। टाटा एलेक्सी मार्जिन पे गिरावट है, 32.5% से गिर के 29.8% कंपनी का, लेकिन आय जो है उसमें 23% की बढ़ोतरी, मुनाफा जो है 26% बढ़ के आया है और 60 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज परफॉर्मेंस अच्छा है, एनआई 37% बढ़ा है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 167 करोड़ पे आया है, 99 करोड़ से बढ़ के, यानी कि अच्छा खासा 69% के आसपास का जंप देखने मिला है। पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं। एनआई अगर आप देखेंगे तो 57.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा 279 करोड़ पे आया है, करीब 65% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे भी है। एनपीएस में सुधार हुआ है। आखिर में उनो मिंडा, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन मार्जिन यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है। रेवेन्यू 19.5% बढ़े हैं, मार्जिन 11.4% से गिर के 11.05%, यानी कि थोड़ा बहुत गिरावट मार्जिन में है। मुनाफा 24.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई है, 194 करोड़ पे आया है। ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। तो कह सकते हैं कि मिक्स बैग नंबर्स यहाँ दिखे, लेकिन हलचल तो अक्रॉस द बोर्ड दिखाई देगी ही और आपको कमाई का मौका भी इसके दम पर मिलेगा। अच्छा, आज नंबर्स कौन से आने वाले, कोई बड़े नंबर्स हैं जिस पर नजर रहेगी और ट्रिगर्स क्या हैं, खबरें क्या हैं? चलिए, निफ्टी के 3 कंपनियां हैं। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा जेएसडब्ल्यू स्टील है, वहाँ पे आपको नजर रखनी है क्योंकि मेटल पैक जो है पूरा उस पर रिएक्ट कर सकता है। वीक लग रहा है ना? हाँ, लेट्स सी कितना वीक आता है। एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी है। अच्छा। तो यहाँ पे भी आपको नजर रखना है। इसके अलावा एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर्स, ग्लेनमार्क फार्मा, एबॉट, एल्केम, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मुथूट फाइनेंस, सन टीवी, पीएनबी, ये तमाम वो कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी। कैश की लिस्ट काफ़ी लंबी है तो आप वहाँ पे भी नज़र रखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील बोर्ड की बैठक नतीजों पे तो है, साथ साथ क्यूआईपी, एनसीडी, लॉन्ग टर्म फंड के जरिए फंड जुटाने पे भी ये विचार करने वाले हैं और हिंदुस्तान कॉपर भी डिविडेंड और क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पे विचार करेगा नतीजों के साथ साथ। वेदांत फैशन, आज ओएफएस जो है वो रिटेल के लिए खुलने वाला है, नज़र रखेगा। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि डिफेंस काउंटर्स काफ़ी हरकत में थे। आज एचडीएफसी एएमसी का एक एनएफओ लॉन्च हो रहा है एचडीएफसी डिफेंस फंड के लिए और 2 जून तक ये चलने वाला है, तो यहाँ पे नज़र रखेगा, इम्पॉर्टेंट है। आईपीओ जो नेक्सस सेलेक्ट का आया था, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट, उसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस जो है 100 रुपये के आसपास की है। एक्स डेट टाटा कंज्यूमर्स ₹8.45 का जो फाइनल डिविडेंड है उसका, और रेन इंडस्ट्रीज ₹1 का जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट है। आरबीआई की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे डिविडेंड पे आउट जो है उस पर आरबीआई विचार करने वाला है, जो ये सरकार को देते हैं। अब खबरें, वेदांत फैशन आज ओएफएस रिटेल के लिए खुल रहा है। पहले दिन नॉन रिटेल का जो हिस्सा है 2.23 टाइम्स जो है वो भर चुका है और जो ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन था उसको कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया है उसका। नज़ारा टेक, यहाँ पे नज़र रखिएगा क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है नॉर्डविन, उसके बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 197 करोड़ और सेकेंडरी सेल के जरिए करीब 35 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी जो है वो दे दी है। फंड का इस्तेमाल आईपी डेवलपमेंट और बाकी सारे काम जो है एमएनए जैसे उसमें किया जाएगा। कुल डील की वैल्यू 232 करोड़ के आसपास की है। नज़ारा जो है इसमें प्राइमरी इन्फ्यूजन करने वाला है 25.3 करोड़ के आसपास की और सेकेंडरी इन्फ्यूजन करीब 35 करोड़ के आसपास की करेगा। 120 दिनों में यह अधिग्रहण जो है वो पूरा होने वाला है। और नज़ारा के अलावा अगर आप देखेंगे तो सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन, क्राफ्टॉन, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो कि इसमें निवेश कर रही हैं। फाइजर, यहाँ नज़र रखिएगा, इस कंपनी ने 4 दवाओं का वॉलंटरी रिकॉल जो है वो करने का फैसला लिया है, तो इसके चलते आज फाइजर इंडिया में थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। रिकॉल की वजह जो है कंपनी का आय और मुनाफे पे थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है रिकॉल के चलते। और आखिरी में एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है एनडीआर ऑटो, 23 मई को बोर्ड की बैठक है जहां पे बोनस शेयर जारी करने में विचार करने वाले हैं। और एक खबर सुबह सुबह आई है, आपको याद होगा कल रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंडिया में काफी तेजी थी, माना जा रहा था कि जुबिलेंट फूडवर्क्स इसमें हिस्सा खरीदेगा, लेकिन इनकी तरफ से खंडन आ चुका है कि ऐसा कोई प्लान जुबिलेंट फूडवर्क्स का रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में खरीदारी करने का नहीं है।
तो कल यहाँ दिखी थी जबरदस्त तेजी, आज मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं इस खबर के बाद, ये देखना होगा महत्वपूर्ण। और बाकी खबरों पर भी ऑफ कोर्स क्या एनालिसिस है, कैसा रिएक्शन है, वहां तो बात होगी ही। धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आज कमोडिटी बाजार की रणनीति पहले लेते हैं और समझते हैं कि कहां कहां कमोडिटी स्पेस में है कमाई के मौके। एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुकी हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। जो स्ट्रेंथ थी वो तो गायब हो गई, कल हमने इसे गिरावट पर बंद होते देखा है, तो जरा बताइए कच्चे तेल में आज क्या करना है। जी नमस्ते रेहा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मूव जो है वो थोड़ी क्लैरिटी के साथ अभी थोड़ा सा डाउन साइड हो दिखाएगा। देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में मैंने बोला था कि 103.5 तक का मूव देखने को मिलेगा। ये मूव यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है नेहा, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड प्रेशर और रहेगा। 59.25 के लेवल से यहाँ पे फिर से सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार 58.50 जाएगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 59.60 का। और एक और बढ़िया ट्रेड है नेहा यहाँ पे एनर्जी काउंटर में। काफी दिनों की कंसोलिडेशन, लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद कल एक ब्रेकआउट दिया है नेचुरल गैस ने। प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिस्क काउंट को कम किया जा रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर हम 231 के करीब यहाँ पे अगर हम जून कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते, मुझे लग रहा है ग्रेजुअली यहाँ पे 242 की तरफ आएगा और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 225। तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस एक अपसाइड मूव है जो कि शॉर्ट टू मिड टर्म में 315 की तरफ यहाँ पे बढ़ सकता है। जी, मैं चाहूंगी आप एक बार रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज यहाँ ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी। जरा नेचुरल गैस पे अपनी स्ट्रैटेजी रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंग जो है वो बनती है नेचुरल गैस में, और प्राइसिंग यहाँ पे कल के दिन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि 230 के करीब यहाँ पे एक बाइंग करनी होगी। ऊपर की साइड में जो टारगेट होगा वो 232 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 220 के करीब का। तो यहाँ पे एडिशनल बाइंग बन गया है। यहाँ तो लग रहा है कि मिड टर्म में अगर बाइंग आती है तो 20 की तरफ एक लंबा ब्रेकआउट लेगा और 320 तक का भी टारगेट लेके हम यहाँ पे चल सकते हैं। नेचुरल गैस में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 232 अगला पड़ाव हो सकता है, 222 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। ओके, गोल्ड में क्या किया जाए? 2 महीने के लोज पर है, अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। कल एक झटके में $25 यहाँ वाइप आउट होते हुए हमने देखे हैं, अभी भी प्रेशर है, क्या करना है? मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक क्लियर इंडिकेशन आया था, लेकिन गोल्ड यहाँ पे स्टक था। $2000 का साइकोलॉजिकल लेवल नहीं तोड़ रहा था और यहाँ पे 60,000 था नेहा। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कंटिन्यू होगा। गोल्ड में मैं 59,700 के करीब यहाँ पे फिर से सेलिंग रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है 59,100 का टारगेट आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 60,000 का। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि इस बार अब यहाँ पे $1935 के जो लेवल है वो गोल्ड में आ सकते हैं। ऑलराइट, वंदना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। बारी आती है इक्विटी मार्केट की रणनीति समझने की, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर। बहुत सारे नंबर्स कल जारी हुए हैं, उस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। बाटा इंडिया ऑलमोस्ट इनलाइन नंबर्स ही रहे हैं, तो आज आपकी क्या सलाह होगी, कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, बाटा इंडिया में भी एक फॉर्मेशन देखा जाए तो काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। कई दिनों का कंसोलिडेशन और उसके बाद का ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि अगर कोई करेक्शन भी अगर आता है तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें सर्च करनी है। मल्टीपल एवरेजेस के जो सपोर्ट है वो तकरीबन 1530-1500 के रेंज में है, तो उन्हीं लेवल्स के करीब लॉन्ग पोजीशन बनाए। हमें लगता है कि इवेंचुअली 1650 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, इसके अलावा सर कॉन्कोर एस्टिमेट से कुछ कमजोर नतीजे यहाँ पर जारी हुए हैं। अदरवाइज हमने देखा है कि ये स्टॉक और इसके सेक्टर के इसके जितने पीयर्स हैं उनका अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। कॉन्कोर नंबर्स के बाद क्या सलाह होगी आपकी? नंबर्स के बाद है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और अगर टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो 650 के करीब मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक रुका हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 650 और 600 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा, और यहाँ से थोड़ा और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो 600 या 590 के करीब कुछ पोजीशंस बना सकते हैं। करंट लेवल्स पर अगर कोई पोजीशन हो तो उसे बुक करके चल सकते हैं। ओके, तो अगर कोई पोजीशन है तो वहां पर तो निकल जाए। कोई फ्रेश एंट्री करनी है तो 590 से 600 के बीच में होगी, और ऐसी स्थिति में आपको 650 660 तक का लेवल दिखा है। इवेंचुअली बाटा इंडिया भी 1650 तक जाने का दमखम रखता है। 1530 के पास कुछ अच्छी एंट्री बन सकती है। श्रीकांत सर, आपको कुछ आज पसंद आ रहा है? कोई ऐसा स्टॉक या सेक्टर जहां नजर है? तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि ग्लोब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी वर्ल्ड मार्केट जो है वहाँ पे अच्छी रिकवरी बनी है, लेकिन हमारे मार्केट्स थोड़े से मायूस है। तो यहाँ पे लगता है टाटा मोटर्स ये एक ग्लोबल फेसिंग स्टॉक है,
ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है, स्टॉक करेक्शन में है, 508 के करीब ट्रेड कर रहा है, 508 505 के करीब इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है वापस 530 या 540 के लेवल दिखा सकता है, तो टाटा मोटर्स को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 495। और वीकनेस के लिए अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई वीकनेस अगर ढूंढना है तो मुझे लगता है मेटल्स है, वहाँ पे वीकनेस बना हुआ है, तो टाटा स्टील को एक शॉर्ट करके चले, यहाँ पे लगता है कि और वीकनेस गहरा सकता है। 105 वाला स्टॉक वापस हमें तो 101 के करीब मिल सकता है, तो करंट लेवल से शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 108। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ कमाई के मौके। टाटा मोटर्स खरीद के चले 495 के स्टॉप लॉस के साथ, वहीं टाटा स्टील सेल करना है 108 का स्टॉप लॉस, आप वहां पर कंसिडर करके चल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर, आशीष पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, आई एम श्योर आज एसबीआई तो सबसे ऊपर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, दो दिग्गज कंपनी है एसबीआई और आईटीसी, जिनके नतीजे कल बाजार के दौरान आए थे और यहीं पर ढेर सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। और सबसे पहले एसबीआई के साथ ही कर लेते हैं शुरुआत। सीएलएसए की रिपोर्ट देखिए, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 725 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है, 574 की क्लोजिंग चल रही है। मॉर्गन स्टैनली भी देखिए 715 का टारगेट दे रहे हैं, जेपी मॉर्गन का टारगेट 720 रुपये का, जेफरी 760, गोल्डमैन सैक्स ने भी 743 से 746 का लक्ष्य दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे 710 के लक्ष्य के लिए, और मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 695। यानी आप समझ सकते हैं कि जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं सबके सब बहुत बुलिश हैं और अच्छे खासे लक्ष्य यहाँ पर दे रहे हैं। सिमिलर केस है आईटीसी पर, जहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने जो लक्ष्य है 415 से बढ़ाकर 474 कर दिया है, जेपी मॉर्गन 425 का लक्ष्य दे रहे हैं। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 425 से लक्ष्य को बढ़ाकर 480 कर दिया है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है 450 से सीधे लक्ष्य को बढ़ाकर 520 कर दिया है, 420 की क्लोजिंग चल रही है, 485 का टारगेट नौ में रखा है। और गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लक्ष्य 20 रुपये से बढ़ाए 450 से 470। चलिए, तो दो दिग्गज स्टॉक्स जिस पे आई है रिकमेंडेशन और रहेगी हमारी भी नजर आज दिन के दौरान। धन्यवाद आशीष वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा।